देखिए, हर बुरा कृत्य करने वाला बुरी नीयत का व्यक्ति नहीं होता है। मैं इसके पक्ष में नहीं कह रहा हूँ, मैं सिचुएशन बता रहा हूँ आपको। कई मूर्खों को समझ नहीं आता कि ये मैसेज ऐसा है जो किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं भेजा जाना चाहिए। कई लोग इनोसेंस में गधे होते हैं, मासूम गधे होते हैं। मासूमियत में ये ना समझ पाने की वजह से कि इस मैसेज का कंटेंट किसी को खराब लग सकता है, भेज दिया। और जब किसी ने कहा तो इतना कस के सॉरी मांगते हैं, लेट के सॉरी मांगते हैं जमीन पे कि हमें सोचा ही नहीं था ये सब। तो ये भेजता है सबको। तो मतलब बेसिकली नेचर का इस तरह का व्यक्ति है। अब आगे पता लगेगा कि दरअसल कितना बुरा हो सकता है। एक दिन देर शाम श्री ए के दल की एक सदस्य श्रीमती एक्स आपके पास आती हैं, जो बहुत परेशान दिखती हैं और श्री ए के सतत दुराचरण की शिकायत करती है। दुराचरण है मिसकंडक्ट, है ना, कॉन्टिन्यूअस मिसकंडक्ट। तो लगातार ये व्यक्ति बदतमीजी करता है, ऐसा कह रही है। जो उनके प्रति अवांछनीय प्रस्ताव रखते रहते हैं और अपने कक्ष में उन्हें अनुपयुक्त रूप से स्पर्श करने की चेष्टा तक की है। यानी फिजिकल वायलेंस करने का प्रयास भी किया, मोलेस्टेशन करने का प्रयास भी किया। एक तो होता है कि वर्बली आपने कुछ गलत किसी को बोला, तो अवांछनीय प्रस्ताव रखना एक वर्बल बात हो सकती है कि आपने गलत भाषा का इस्तेमाल किया। सेक्सुअल मिसकंडक्ट में ज्यादा सीवियर मामला तब बनता है जब कोई फिजिकल टच कोई ऐसा करे जो अनवेलकम हो, अनवारंटेड हो, अनएक्सेप्टेबल हो। तो वह महिला अपना त्याग पत्र देकर कार्यालय से चली जाती है। वो आई, शिकायत की, रेजिग्नेशन दिया या मारा मुंह पे ऑफिसर के और चली गई वहां से। ठीक है। ए, आपके पास क्या क्या विकल्प उपलब्ध हैं। बी, इनमें से प्रत्येक विकल्प का मूल्यांकन कीजिए एवं जिस विकल्प को आप चुनते हैं उसे चुनने के कारण दीजिए। दो बातें पूछिए, कौन कौन से विकल्प हैं और फिर इनमें से कौन सा विकल्प आप चुनेंगे, क्यों चुनेंगे, ये बता दीजिए। और हर विकल्प का मूल्यांकन भी करना ही करना है। तो बताइए, सोचिए जरा, एक मिनट लगाइए। वही साइड में जगह जो बनी है वहां पर लिखिए विकल्प कौन कौन से हैं आपके पास इसमें। सोच पा रहे हैं विकल्प? कितने विकल्प सोच पा रहे हैं? 18, 3, 5। गुड, 5 को सोच पा रहे हैं। बहुत बढ़िया। कोई एक व्यक्ति उठे। मैंने विकल्प पूछे हैं, आप क्या करेंगे ये नहीं पूछा है। आप समझ रहे हैं बात को? दो अलग अलग बातें हैं। आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे सेकंड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि आपके पास विकल्प क्या क्या है। और विकल्प की भाषा ये नहीं होती कि हम त्याग पत्र स्वीकार नहीं करेंगे। विकल्प की भाषा क्या होती है? नंबर 1 कि उसका त्याग पत्र स्वीकार कर लूं, विकल्प की ये भाषा होती है। नंबर 2 त्याग पत्र स्वीकार न करूं, ये इस भाषा। ठीक है। तो पहला आपका मान लेते हैं त्याग पत्र स्वीकार नहीं करेंगे, ये पहला विकल्प, मतलब नहीं करेंगे, ये पहला विकल्प है। ये विकल्प नहीं बता रहे आप सॉल्यूशन की स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, नहीं समझे आप। बैठिए। ऐसा होता है और ये पहली बार नहीं हुआ, पिछले कई बैच में ऐसा हुआ कि कई बार जब पहली बार की स्टडी आई तो कई बच्चों को ये समझने में दिक्कत आती है कि विकल्प और स्ट्रेटेजी में अंतर होता है। इस क्लास का और क्या पर्पस है, ये समझना तो पर्पस है इसका। हाँ बताइए। ठीक है। ये भाषा विकल्पों वाली भाषा है, हालांकि विकल्प बहुत लंबे आपने बनाए हैं। जितने छोटे वाक्य बनाएंगे उतना बेहतर विकल्प होगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि विकल्प आए। इन्होंने कहा कि 3 विकल्प। विकल्प का मतलब भाई पता क्या होता है? विकल्प का मतलब किस सिचुएशन में मैं क्या क्या कर सकता हूँ। जैसे आप मान लीजिए बैठे हैं, कोई व्यक्ति आपके पास आए, अनजान व्यक्ति, और हाथ में कॉफी कप, बोले कॉफी पियेंगे। आप क्या करेंगे ये नहीं, पहले बताने के विकल्प क्या क्या है आपके पास। एक विकल्प है आप कॉफी ले लें, उससे पी लें। दूसरा है कि उससे ले लें पर ना पिए, जब वो दम है फेंक दें उसको, क्या पता जहर हो।
तीसरा विकल्प है कि सीधे उसको मना कर दें प्रेम से कि मैं भी आज मेरा फास्ट है, ऐसा कुछ बोल दें। चौथा है कि दो झापड़ मारे कस के हिम्मत कैसी कॉफी देने की मुझे। पहली बात है कि उस सिचुएशन में क्या क्या कोर्सेज ऑफ एक्शन आपके पास उपलब्ध हैं, फिर आप इनमें से कौन सा चुनेंगे ये सेकंड क्वेश्चन है, और क्यों चुनेंगे या बाकी क्यों नहीं चुने ये सेकंड क्वेश्चन है। तो इन्होंने कहा कि 3 विकल्प बनते हैं। पहला विकल्प ये है कि मैं कंपनी के लाभ को देखूं और उस महिला का इस्तीफा स्वीकार कर लूं, है ना, सिंपल भाषा में कहते हैं तो ये बनता है। दूसरा ये बनता है कि मैं नैतिक मूल्य पर ज्यादा बल दूं, इस्तीफा अस्वीकार करूं और उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करूं। और तीसरा विकल्प, जो कि दरअसल दूसरे विकल्प का एसोसिएट विकल्प होना चाहिए, वो ये है कि मैं उसी व्यक्ति जैसा क्षमतावान व्यक्ति किसी और कंपनी में काम करता हो उससे बात करूं, उससे अपनी कंपनी में लाऊं और इस व्यक्ति को काम से निकाल दूं। ये सेकंड विकल्प जो है ना, उसी का एक एसोसिएट विकल्प हो गया कि निकालना है तो निकालने के लिए आप क्या क्या और ध्यान रखेंगे, ये हो सकता है। ठीक है, तो हाँ बोलिए। हाँ अभी 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 आ रहे हैं, वहां तक आ रहे हैं। तो अभी अब हमारी पहली सफलता है कि हम ये समझ पा रहे हैं कि विकल्प क्या होता है, कैसे विकल्प बनते हैं। कोई और इसमें कोई विकल्प जोड़ना चाहे, किसी को लगता हो कि एक विकल्प छूट गया है, बताइए। नहीं, फिर आप सॉल्यूशन की स्ट्रेटेजी बता रही हैं कि पहले तो हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। अब विकल्प की भाषा में कहेंगे तो कहेंगे कि एक विकल्प ये भी है कि मैं दोनों पक्षों को साथ साथ बैठाकर समाधान निकालने का प्रयास करूंगी कहते ही ये समाधान का प्रयास हो गया। एक विकल्प है कि ऐसा करूं, ये विकल्प की भाषा हुई। तो ये कह रही है कि एक विकल्प ये भी है कि हम दोनों पक्षों को साथ साथ बैठाकर समाधान निकालने का कोई प्रयास कर लें, है ना। और क्या इसके अलावा, फिर ये भाषा ही गलत है। सबसे पहले मैं ये लिखूंगी, ये भाषा ही गलत है, ये समाधान हो गया। हमें केवल विकल्प सुनना है अभी। इनका एक कहना है कि इसमें एक पक्ष ये भी है कि अगर उस महिला को हम नहीं रखेंगे तो वो जब भी जहां भी जाएगी वहां ये बात बताएगी सबको, तो उससे कंपनी की छवि पर भी तो सवाल उठेगा, असर पड़ेगा, वो भी तो पक्ष है। इसलिए उसको कंपनी में रखना महत्वपूर्ण हो सकता है इस सेंस में देखें तो। बढ़िया, विशाखा गाइडलाइंस के आधार पर केस की जांच की जाए, एक विकल्प ये भी है। बढ़िया, कमेटी का गठन करें, हाँ ठीक है। ये कह रहे कि विकल्प 3 ही है, इस्तीफा स्वीकार कर लें, इस्तीफा स्वीकार न करें और दोनों पक्षों को बुला के बीच का रास्ता निकालना है। आमतौर पर विकल्प 3 ही निकलते हैं, और दरअसल बीच का रास्ता अगर संभव है, मतलब बीच के रास्ते का मतलब अनैतिक रास्ता नहीं है। आप किसी अनैतिक बात का समर्थन करते हुए नजर आएंगे तो दिक्कत है, लेकिन बीच का रास्ता जो अनैतिकता को न टच करता हो, अगर ऐसा कोई रास्ता आप निकाल पाए तो बेहतर हो सकता है। 3 विकल्प हमारे पास है, कोई इन 3 के अलावा चौथा बताना चाहे तो बताएं। हाँ, फिर ये सॉल्यूशन की अप्रोच है, ये विकल्प है ही नहीं। जैसे कोई आपको कॉफी देगी, लीजिए कॉफी लीजिए, ये हो सकता है। ये कह रहे हैं कि ये भी तो हो सकता है कि फंसाने की कोशिश की जा रही हो सकता है। विकल्प क्या है, विकल्प आप कहते हैं वार्निंग देंगे, फिर वार्निंग देना तो मैं आपको समझा ही नहीं पा रहा कि आपको करना क्या है और आप कर क्या रहे हैं। मैं आपको पहली चीज यही नहीं बता पा रहा कि विकल्प का मतलब क्या होता है। चलो कोई बात नहीं, ऐसे तो सीखेंगे। हाँ भाई, एक आप आखिरी बोल लीजिए। क्या बात है, उस महिला को बिना बताए उसके चरित्र के बारे में जानकारी जुटाएंगे और पुरुष के बारे में जुटाएंगे। वाह, ये वही है मायावती, वही अंदर से बाहर निकल रहा है कि चरित्र तो केवल महिलाओं की परीक्षा होती है। अग्नि परीक्षा तो राम की नहीं होगी, सीता की होगी। जब राम ने सीता से कहा कि सीता तुम रावण के यहाँ थी, तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी, सीता को बोलना चाहिए था कि आप भी जंगल में अकेले थे तो आप भी आओ, बैठो साथ में, ऐसी बात मत लिख किया जाना। तो फिर आके मुझे कहोगे 60 नंबर आए 250 में से। ऐसा एक वाक्य काफी होता है बर्बाद करने के लिए। ठीक है, तो ये मतलब बहुत खराब बात है कि उस महिला के चरित्र की पड़ताल किसी थर्ड पार्टी से करवाएंगे। मतलब कोई महिला शिकायत कर देगी, आप भागा उसके बारे में पता करना शुरू कर देंगे, और पुरुष इतना बदतमीज आपके ऑफिस में अभद्र एसएमएस भेज रहा है, उसकी पड़ताल नहीं कर रहे। अच्छी बात है यार, नहीं तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा विकल्प मन में आ रहा है, ऐसा विकल्प आप सोच पा रहे हैं, वो भी केवल महिला के चरित्र के बारे में, ये अपने आप में चिंता की बात है। ये हुआ सबसे सस्पेंड किसको, महिला को, पुरुष को? अच्छा, तो पुरुष को सस्पेंड कर देंगे और एक कमेटी बनाएंगे, जांच कर लेंगे। बहुत बढ़िया, इसका मतलब इसको बोलते हैं सीधे लीगल अप्रोच लेना।
और हमें ये भी समझना है कि हर मामले में सीधे लीगल अप्रोच पे जाना ये हमेशा बहुत अच्छी बात नहीं होती है। कभी कभी आपको लीगल के बजाय जो इथिकल लीगल ऑप्शन होता है उस पर जाना कई बार बेहतर हो सकता है। चलिए, हाँ, आप बोलिए। हाँ, एकदम कह सकते हैं कि महिला से कहें कि लिखित शिकायत दो भाई, ठीक बात है। चलिए, अब आप लोगों ने जबरदस्त विचार विमर्श कर लिया है, जैसे संसदीय समितियां करती हैं वैसे ही। अब बाकी विचार संभाल के रखिए, कहीं ना कहीं काम आएंगे अगली बार। संभाल के रखो उसको, है ना, उसी से दिमाग उर्वर होता है। जब कुछ विचार रह जाते हैं ना, उससे उर्वरता बढ़ती है दिमाग की और नए विचार आते हैं उससे। ठीक है, तो विकल्प कुछ बना के देखते हैं। विकल्प क्या क्या है, ऐसे ही लिखना परीक्षा में, ऐसे ही उपलब्ध विकल्प, इस स्थिति में उपलब्ध विकल्प ऐसे करके। पहला विकल्प है इस्तीफा स्वीकार कर लें। कर लूं भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास है कि आप इस सिचुएशन में ये हैं, आप क्या करेंगे। इस्तीफा स्वीकार कर लूं, एक तो हो सकता है इतनी सी भाषा, पर इतनी सी भाषा से ना आपकी डेप्थ नजर नहीं आएगी। तो कह सकते हैं इस्तीफा स्वीकार कर लूं ताकि कंपनी का वित्तीय हित अप्रभावित रहे। ताकि कंपनी का वित्तीय हित सुरक्षित रहे, या कंपनी के वित्तीय हित सुरक्षित रहे। फिर आमतौर पर पहले विकल्प का विरोधी विकल्प दूसरा हो जाएगा। इस्तीफा अस्वीकार करूं पुरुष यानी कि आरोपी से इस्तीफा मांगू। एक विकल्प हो सकता है, गलती उसने की, इस्तीफा तुम दे रही है, क्या बात हुई, इस्तीफा वही देगा, आप क्यों देंगे। पहले दोनों विकल्प हमेशा रेडी कर लेके चलिए, और आप समझ पा रहे हैं कि दूसरा विकल्प बहुत अच्छा नहीं है ना, क्योंकि सुनी सुनाई बातें हैं कि ऐसा करता है वैसा करता है, पर आपके पास कोई ठोस कंप्लेंट आज तक नहीं आई है। और जब आप किसी कंपनी में हैं, सरकार में हैं, तो बिना लिखित कंप्लेंट के, ठोस कंप्लेंट के आप खुद प्रोएक्टिव एक्शन लेते रहें, ये बहुत कई बार व्यवहारिक नहीं होता है। तीसरी स्थिति क्या हो सकती है, क्योंकि इसमें आपने क्या किया, सेकंड वाले में उसको सुनवाई का अधिकार नहीं दिया। उसके पास भी तो नेचुरल जस्टिस होना चाहिए ना, कि मेरी बात भी सुनी जाए, मेरा पक्ष भी सुना जाए। उसका पक्ष सुना नहीं हमने अभी। और कोई भी न्याय ऐसा मत कीजिएगा जो एक तरफा हो, कम से कम दोनों पक्षों को सुनने की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा, कानूनी प्रक्रिया का सहारा लूं, और कानूनी प्रक्रिया लिख के ब्रैकेट में लिखिए विशाखा निर्देश। विशाखा निर्देशों का सहारा लूं, जो लीगल प्रोसेस है। और चौथा, अंत में कोई ऐसा विकल्प लाइए जो सबसे बेहतर हो, कि कोई मध्यवर्ती रास्ता या बीच का रास्ता निकालूं, किंतु यदि वह सफल न हो तो कानूनी रास्ता निकालूं। अनौपचारिक प्रयास करूं, अनौपचारिक प्रयास करूं कि कंपनी के हित और शिकायतकर्ता के अधिकार दोनों सुरक्षित रहें। एक ही रास्ता हो सकता है। तो सबसे पहले आपको जो चीज डेवलप करनी है अपने अंदर, वो ये कि आप किसी सिचुएशन में कैसे विकल्प लेंगे। और विकल्प की भाषा कभी कर लूंगा, करेंगे, करूंगा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो हो गया कि आपने क्या चुना है रास्ता। चुनने से पहले जब विकल्प आपके पास है, तब तो आपकी भाषा ये होगी कि या तो ये करूं, या ये करूं, या ये करूं, या ये कर सकता हूं, कर सकती हूं, ऐसी वाली भाषा। अब इस सिचुएशन में सेकंड एस्पेक्ट है कि इन सभी विकल्पों का मूल्यांकन करना है, और मूल्यांकन करके फिर आपको बताना है कि इनमें से सबसे अच्छा रास्ता आपके हिसाब से कौन सा है। और जब आपको सबसे अच्छा रास्ता बताना हो, तो ये आवश्यक नहीं है कि इनमें से किसी एक को बताएं, आप इनकी मिक्सिंग भी कर सकते हैं उस समय। आप ये कर सकते हैं कि इन विकल्पों की मिक्सिंग करके तब एक रास्ता मैं निकाल लूं, ये भी संभव है। यहाँ तक ठीक है ना। और परीक्षा के माहौल में कई बार ऐसा होगा कि 4 ने 3 ही सूझेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन 2-3 चीजें कम से कम सूझनी चाहिए, इतना आवश्यक है। अब क्या करना है, सेकंड एस्पेक्ट पे आने। आपने क्या कहा था अभी, कमेटी गठन, उसको लीगल प्रोसेस होगा ना, उसमें वही चीज हो जाएगी। अब ये है कि
एक एक विकल्प को हेडिंग बनाएंगे। जब इतना हो जाएगा ना, उसके बाद आप आएंगे विकल्प 1 का मूल्यांकन। चौथा समझ में नहीं, अभी समझ में आएगा, चिंता मत करो। इसके बाद लिखिए विकल्प 1 का मूल्यांकन, क्योंकि विकल्प हमने चारों लिख दिए हैं। अब विकल्प 1 का मूल्यांकन। अब मूल्यांकन जब भी करना है उसमें दो बातें होनी चाहिए, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, या पक्ष क्या है, विपक्ष क्या है, गुण क्या है, दोष क्या है। तो आप सीधे डायग्राम बनाना हो तो इधर लिखिए गुण, नीचे लिखिए दोष। पहला विकल्प है कि इस्तीफा स्वीकार कर लें ताकि कंपनी का लाभ बना रहे। इसमें गुण क्या है, एक वाक्य में लिखिए कंपनी लाभ में होगी तो सभी कर्मचारी सुरक्षित रहेंगे। तो सीधी सी बात है, नौकरी बनी रहेगी सबकी, सबके परिवार चलते रहेंगे तो सब कुछ जान है तो जहान। कंपनी ही अगर डूब गई तो फिर हम एक व्यक्ति की गरिमा के प्रयास में सबकी नौकरी छीन लें, ये तो गलत हो जाएगा ना। तो पहली बात है कि जितने भी कर्मचारी हैं सभी के हित, तो सभी कर्मचारियों के हित सुरक्षित होंगे अगर कंपनी ठीक से काम करती है। तो मैंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया, उस महिला को बाय बाय कर देगा, ठीक है जाओ, हमें झंझट नहीं चाहिए यहाँ पर, ये तो स्टार परफॉर्मर है, इसे हम कैसे निकालने भाई, राजस्व डबल कर दिया है तो इसकी तो बात का महत्व है ही। इसमें दोष क्या है, एक दोष तो इन्होंने जो बताया अभी अभी, एक तो कंपनी की जो नैतिक साख है, कंपनी की नैतिक साख पर खतरा। भाई अगर किसी कंपनी के बारे में लोग आपस में कहने लग जाएं कि भाई अपनी बेटी को वहां भेजना नौकरी करने के लिए, ना ठीक नहीं है जगह, उसके बाद क्या बचा। अगर किसी कंपनी में नौकरी करने के नाम से लड़कियां असुरक्षा महसूस करने लग जाएं, इसका मतलब है कि वो कंपनी बहुत ग्रो नहीं कर पाएगी। किसी भी समाज के वर्ग को अगर ऐसा लगने लगे तो उसका मतलब है कि वो ठीक बात नहीं है उस कंपनी के लिए। तो कंपनी की नैतिक साख में गिरावट आएगी जो अंततः प्रॉफिटेबिलिटी को भी खा सकती है बाद में आगे चलकर। और क्या होगा इससे, जो कंपनी के बाकी कर्मचारी हैं उनका उत्साह बढ़ेगा या डिमोटिवेटेड हो जाएंगे, डिमोटिवेटेड हो जाएंगे। तो शेष कर्मचारियों का हतोत्साहन, तो शेष कर्मचारियों के हतोत्साहित होने का खतरा या हतोत्साहन कह लीजिए। बस इतना लिख दिया आपने, हो गया, पहला विकल्प का मूल्यांकन हो गया है। मतलब ये दबाने पर सामने आएंगे, नहीं दबाने पर सामने आएंगे, उल्टा बोल दिया ना, मुझे भी लग रहा है अगले बारे में बोलना, उसमें आएगा ये वाला। कह रहे और मामले तो उठ सकते हैं। अच्छा अगर और मामले हो रहे हैं तो उठने तो चाहिए, या होते हैं उठे नहीं। वैसे अच्छी बात क्या है, और मामले हो नहीं, हो पर उठे नहीं, और हो भी और उठे भी। हो नहीं सबसे अच्छी तो वो स्थिति है, अगर हो रहा है तो उठना ही चाहिए, पता लगना चाहिए क्या कंपनी में हो रहा है। आप कह सकते हैं अन्य कर्मचारियों, विशेषतः महिला कर्मचारियों का हतोत्साहन। इसमें बाकियों का हतोत्साहन भी कैसे होता है इस सेंस में कि यदि कोई स्टार परफॉर्मर है वो कुछ भी बदतमीजी कर देगा तो उसको महत्व मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। एक तो डायरेक्ट है कि महिलाएं डरेंगी कि महिलाएं सुरक्षित नहीं, एक सामान्य खौफ भी तो होगा कि इस व्यक्ति से पंगा मोल लिया तो नौकरी चली जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। वो तो केवल महिलाओं की बात नहीं है, किसी को भी खौफ हो जाएगा। तो यदि ऐसा खौफ है तो बुरी बात है। क्या चीज, हाँ ये बात भी है कि बाकी जो है और अराजक हो जाएंगे वो भी, कि अगर आपने सेल्स बढ़ा दी उसके बाद कुछ भी करते रहो, तो डरने की बात नहीं है। हमें असल बात ये नहीं समझना कि इस केस स्टडी में सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन करने की अप्रोच समझनी है, समझ में आ रही है आप लोगों को। तो पहले 4 विकल्प बताए, फिर एक विकल्प, विकल्प 1 का मूल्यांकन, ऐसे डायग्राम बना दिया। अब बजाय विकल्प 2 का मूल्यांकन कर लीजिए, ठीक है। और विकल्प 2 के मूल्यांकन में भी आप गुण दोष वाली भाषा में काम कर सकते हैं। विकल्प 2 है इस्तीफा अस्वीकार करूं, पुरुष से इस्तीफा मांग लूं। इसमें गुण क्या है, कंपनी की नैतिक साख बढ़ेगी कि भाई मानना पड़ेगा यार, स्टार परफॉर्मर को हटा दिया सिर्फ इसलिए कि उसने कुछ गलत काम किया था, दम तो है, मानना पड़ेगा, ये तो हो जाएगा इससे। नैतिक साख बढ़ेगी, लोग काम करना चाहेंगे कंपनी के अंदर, ये बात तो है। और जो स्टाफ के निम्न स्तर के कर्मचारी हैं उनका उत्साह बढ़ेगा। तो कर्मचारियों का उत्साह विशेष रूप से जो निचले स्तर पे हैं वो बढ़ जाएगा। पहले वाले का रिवर्स है ना, तो उसमें जो दोष था इसमें गुण में आ जाएगा। और इसमें दोष क्या है, इसमें दोष 2 है। पहली बात प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन, आपने सुनवाई का अधिकार नहीं दिया उस व्यक्ति को, प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन। और जैसे ही ऐसा कुछ है ना, ब्रैकेट में लिखो जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा माना है। सर्वोच्च न्यायालय, महात्मा गांधी, सब इसी में आते रहने चाहिए। तो जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा, संविधान का मूल ढांचा माना है, उसका उल्लंघन हो गया। निष्पक्षता का भी उल्लंघन हो गया है ना, प्राकृतिक न्याय कॉमा निष्पक्षता का उल्लंघन।
और दूसरा नुकसान इससे क्या है? दूसरा नुकसान है कि वित्तीय हित कंपनी के नुकसान में जाए। तो कंपनी को वित्तीय नुकसान, क्योंकि वो व्यक्ति हमेशा बेरोजगार तो रहेगा नहीं, तो पूरी संभावना है कि उसी इंडस्ट्री में जो दूसरी कंपनी है वहां काम करेगा, और जो कंपनी उसके कंपटीशन में, यदि उस कंपनी में कोई बहुत अच्छा व्यक्ति चला गया तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, जिसके रिलेटिवली आपकी परफॉर्मेंस कमजोर हो जाएगी, और कंपटीशन की दुनिया में तो देखना ही पड़ेगा सब चीजें, तो नुकसान है। इसका मतलब व्यक्ति को ऐसा बैल नहीं होना चाहिए कि नैतिक पक्ष तो वित्तीय से अंधा हो गया, वित्तीय आया तो नैतिक से अंधा हो गया। किसी एक तरफ अंधा होने की जरूरत है क्या है? सबसे अच्छा रास्ता जीवन में भी और प्रशासन में भी कौन सा होता है? बीच का। बस बीच का मतलब ये नहीं होता एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, बीच का मतलब ये नहीं होता। कभी कभी ये भी हो सकता है, कभी ये भी हो सकता है, थोड़ा थोड़ा लेफ्ट थोड़ा राइट हो सकता है, एकदम बीच का नहीं। लेकिन इन दोनों के बीच में, बेशक एक के नजदीक, एक से थोड़ा सा दूर, लेकिन उन दोनों के बीच में नहीं होगा, एक्सट्रीम पाथ्स के बीच में होगा। इसके बाद विकल्प 3, कानूनी प्रक्रिया। इसका मतलब है कि आप क्या करेंगे? आप उस महिला से कहेंगे लिखित शिकायत दो, और फिर आप तुरंत गठित कर देंगे क्या? इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। और उसके बाद जो प्रक्रिया होगी उसके बाद फैसला होगा, और फैसले के बाद, क्योंकि उस व्यक्ति ने अभद्र एसएमएस भेजे हैं, अभद्र एसएमएस पर्याप्त प्रमाण है, इस बात को ठीक से समझ लेना भाई, आप लोग बीएचएससी क्लास कर रहे हो। अगर किसी भी पुरुष ने किसी भी महिला को एक भी अभद्र मैसेज भेजा हुआ है, वो पर्याप्त प्रमाण है नौकरी पे ठीक ठाक धब्बा लगाने के लिए, नौकरी खा जाने के लिए। मेरे डिजिटल इरा में ना बड़ा ध्यान रखना चाहिए चीजों का। एक भी मैसेज अगर भेज दिया और उस महिला ने ये प्रमाणित कर दिया कि जिस दिन ये मैसेज आया उस दिन ये फोन, जैसे मैसेज आया था वो फोन आपका था, आपके पास था, और ये प्रमाणित करना सिर्फ इतना होता है कि उस समय वो नंबर किसके नाम पे इश्यूड था, उसी व्यक्ति के नाम पे था। ये ठीक ठाक आधार है लीगल एक्शन के लिए भी। आपको पता है कि महिलाओं वाले मामलों में साबित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? पुरुष की जिम्मेदारी है। तो ऐसा एक प्रमाण भी अगर है तो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की हिम्मत नहीं है उस पुरुष को छोड़ने की, वो फंसेगा ही फंसेगा, उसके बाद कोई चारा नहीं उसके पास। हाँ, अगर महिला ने भी कोई मैसेज भेजा हुआ है, रिस्पॉन्ड किया हुआ है, उतनी ही अभद्रता है उससे ज्यादा से किया हुआ है, तब फिर ये हो जाएगा कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सूर बने हमारा, तब मामला ये वाला हो जाएगा। लेकिन अगर एक तरफा अभद्रता है तो दिक्कत है, मतलब दो तरफा है तो फिर अभद्रता नहीं है ना, फिर तो वो पारस्परिक संबंध का मामला है। एक दो तरफा मामला चल रहा है और बाद में उनमें से एक पक्ष ने कह दिया कि बदतमीजी हुई मेरे साथ, तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो सारे मैसेजेस जो हैं कलेक्टिविटी में देखे जाएंगे। और यदि उसी चेन में ब्रेकअप हो गया, महिला ने कह दिया कि मैं चाहती हूँ कि हम लोग संवाद ना करें, पुरुष ने भी कहते ठीक है कल से बात खत्म, आज से बात खत्म, ऐसा कुछ हो गया, उसके बाद अगर अभद्र मैसेज आ रहे हैं तो फिर वो एक तरफा मामला है, फिर दो तरफा मामला नहीं है। तो और आजकल तो एसएमएस और ये अब तो व्हाट्सएप भी प्रमाण मान लिया ना, हायर जुडिशरी ने व्हाट्सएप मैसेज को भी प्रमाण मान लिया है। सीआरपीसी में एक धारा होती है, मेरे ख्याल से 131 होती है या कौन सी धारा होती है, एक एफिडेविट देना होता है किसी भी केस में। जैसे मान लीजिए आप क्लेम कर रहे हैं कि किसी ने आपको मैसेज भेजा है, उसका प्रिंट आउट निकालना होगा, उस प्रिंट आउट को अटैच करेंगे सर्टिफिकेट के साथ, एफिडेविट के साथ, जो सीआरपीसी मेरे ख्याल से सेक्शन 131 है उसके तहत बद्ध सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेशन होती है। उसमें लिखा होता है कि ये मैसेज इस व्यक्ति ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रमाण के तौर पर इसे साथ में लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ, अगर इसमें से कोई सूचना गलत मिलती है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी, साइन करना होता है, फिर प्रमाण बन जाता है। और दूसरे पक्ष को दिखाया जाता है कि ये मैसेज दिखाए गए हैं, आप चाहें तो चैलेंज कर सकते हैं, वो चैलेंज करेगा, प्रिंट आउट देखे जाएंगे, जरूरत पड़ने पर फोरेंसिक एक्सपर्ट को या टेलीकम्युनिकेशन के एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा, वो फाइनली प्रमाणित करेगा कि इसमें से क्या सच है क्या झूठ है, उसकी वजह से फैसला हो जाता है। ये मैंने बीच में थोड़ा सा साइड में ले जाकर समझा दिया है, सिर्फ वो ध्यान नहीं रखेंगे, सबको ध्यान रखना है, मतलब वो सबके लिए जरूरी है कि ऐसा कुछ ना करें, है ना। चलो, और ये ध्यान रखना, कई लोग सोचते हैं कि हाइक मैसेंजर से काम चल जाएगा, उस पर उड़ जाता है, लेकिन वो स्क्रीनशॉट हो जाते हैं। और स्क्रीनशॉट का मतलब ये नहीं कि किसी फोन से लिया गया है, आपने किसी फोन किसी ऐप में भेजा, जैसे आपने स्क्रीनशॉट भी अलाउड नहीं है मान लीजिए, लेकिन सामने वाले फोन में कैमरा तो है ही, फोन में मैसेज आया, दूसरे फोन से खट से फोटो खींच ली उसकी, वो तो है ही ना। साइबर युग में प्राइवेसी एक कल्पना है, और इस कल्पना के लिए प्रयास करना कल्पना है, मीनिंगलेस है। आप कितना भी कोशिश कर लें कि आपकी बात छिप जाएगी, अगर आपने कोई मैसेज भेजा है तो कहीं ना कहीं अभिलेख गढ़ा हुआ है। ठीक, चलो ज्ञान समाप्त हुआ, वापस के स्टडी का। ये सब इसलिए भी जरूरी है कि अभी आप लोग जिस उम्र में ना ऐसी कोई गलती कर बैठे, कोई केस फेस हो जाए, फिर जीवन भर पछताएं, तो इससे बढ़िया पहले से ध्यान रखें इस बात का।
अब देखो विकल्प नंबर 3 क्या है? कई लोग सकते में आ गए कि अच्छा जो अब तक हो गया अब उसको भूल जाओ, आगे ध्यान रखना है। अगर गलती हुई है ना, एक और मैसेज करके बोल दो कि दीदी जो आज तक मैंने लिखा पैर पैर पकड़ के माफी चाहता हूँ, जीवन में कभी किसी के साथ अभद्रता नहीं करूंगा, एक बार बस माफ कर दो मुझे। और वहां से अगर मैसेज आया ना चलो माफ कर दिया, ध्यान रखना, वो उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, माफी मिल गई थी मुझे, उस माफी से काम चल जाएगा। ठीक है, तो अगर गलती हो गई तो तुरंत क्षमा याचना शुरू कर दो। चलिए, कानूनी प्रक्रिया विशाखा निर्देश का सहारा लूं, बताइए अगर ऐसा करेंगे, सीधे इसको शुरू कर देते हैं, इसका मतलब है कि आप उस महिला का त्यागपत्र स्वीकार नहीं करेंगे, उसको बुलाएंगे, कहेंगे आप लिखित शिकायत दीजिए और इस पर एक्शन लेंगे। और फिर बनाई इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, उसके पास गया, फिर सारी गवाहियां हुई, प्रमाण बने, अंत में फैसला दिया। कमेटी जो फैसला देती है आमतौर पर दोनों की सहमति उसमें होती है, दोनों साइन करते हैं, साइन कर दिए तो मामला खत्म, और नहीं तो उसके बाद कोर्ट जाने का ऑप्शन दोनों के पास होता है। तो ये विकल्प चुनने के फायदे क्या हैं? एक तो फायदा ये है कि इसमें कंपनी की साख तो बनेगी ही बनेगी, कंपनी की नैतिक साख, विशेष रूप से उन सभी कर्मचारियों में जो महिलाएं हैं या थोड़ा सा कमजोर स्थिति में है, जिनको डर लगता है कि हमारे साथ बदतमीजी ना हो जाए, ये भय लगता है जिनको। दूसरा, इसमें न्याय के सिद्धांतों का पालन हुआ है, तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन, ऐसा कह लीजिए, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन ऐसा लिखना है। ठीक है, और इससे क्या फायदा होगा? आप कह सकते हैं इससे एक फायदा ये भी होगा कि भविष्य के लिए सुरक्षित वातावरण, एक केस ऐसा हो जाता है ना तो उसके बाद लोग घबराते हैं। भविष्य के लिए सुरक्षित वातावरण, और ऐसा दुनिया में हर जगह होता है। मेरी अपनी समझ ये है कि अधिकांश मामलों में झूठी शिकायतें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई महिला भारतीय समाज में बहुत आराम से इस तरह की बात सरेआम करने से बचेगी। तो ऐसा होता है संख्या में, लेकिन झूठी शिकायतें भी होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, ठीक ठाक संख्या में होती है। तो हमने तो दृष्टि में पाया कि आज से 5-6 साल पहले ऐसा एक केस आया था हमारे संगठन में, एक ही केस आज तक आया है, एक और आया किंतु वो पहले रिजोल्व हो गया तुरंत। तो जब केस आया तो मेरे पास शिकायत पहुंची, हमने सीधे जब देखा कि असहमति का स्वर बहुत बुलंद है दोनों पक्षों के बीच में, तो सीधे इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाई, गठित किया और प्रोसेस शुरू कर दिया। उसका एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उससे क्या होता है, कितनी भी कोशिश करो बात फैली जाती है। अब पूरा स्टाफ को आइडिया हो गया कि इसने शिकायत की है, उसके खिलाफ की है, ये केस है, वो केस है। ये भी तो है ना कि जिसके खिलाफ शिकायत है, यदि वो बेकसूर हो तो उसकी छवि तो खत्म, और जिसने शिकायत की अगर वो भी चाहे कि बात फैले नहीं तो उसको भी तो दबाव हो जाता है। अंत में उस केस में साबित ये हुआ, कंप्लेंट कमेटी ने 3 लोग थे उसमें 3 लोगों का नियम है कम से कम, जिसमें से एक आउटसाइडर होना भी जरूरी है किसी एनजीओ से, वो सब लोग थे उसमें। मेरी भी गवाहियां हुई उसमें, क्योंकि दोनों ने मुझे मैसेज किए थे बहुत सारे, अपनी शिकायतें भेजी थी कि इससे ये इसने वो किया, उसने वो किया, तो मैंने उनके प्रमाण मतलब फोटो निकाल के साइन करके दे दिया कि ये मैसेज आए सारे के सारे, इसको भी आप अपने सबूतों में शामिल कर लीजिए। अंत में निकला ये कि एक आध ऐसा कथन पुरुष की ओर से कहा गया जो नहीं कहना चाहिए था, पर वो बहुत वल्गर था, ऐसा नहीं था, और उस लड़की ने इसलिए कि शिकायत थोड़ी वजनदार हो, कुछ आरोप एक्स्ट्रा भी लगा दिए जो साबित नहीं हो रहे थे। और जब गवाहियां बहुत सारी ली गई तो उसमें यह भी साबित हुआ कि ऐसा माहौल तो नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति पे शिकायत थी उसके आसपास जितनी महिलाएं काम करती हैं उन सबसे पर्सनल गवाहियां ली गई, उन सबसे पूछा गया कि माहौल कैसा रहता है, तो उन सबने तस्दीक की कि माहौल एकदम ठीक है, आज तक एक भी वाक्य ऐसा नहीं बोला गया हमारे साथ, हमारे सामने या हमारे साथ। ये भी एक पक्ष तो बनता ही है इस पूरे मामले में। अंत में समाधान हो गया, सहमति हो गई, और जो उस कमेटी ने आदेश दिया संगठन को, ये दिया कि स्टाफ को थोड़ा सा ट्रेन करने की जरूरत है इस मामले में, तो कुछ वर्कशॉप्स होनी चाहिए। फिर हमने कई एक्सपर्ट्स को बुला के वर्कशॉप्स करवाई अपने पूरे स्टाफ की, ताकि वो समझें कि विशाखा दिशा निर्देश क्या है, महिला कर्मियों को ये पता हो कि उनके अधिकार क्या क्या है, और पुरुष कर्मियों को ये पता हो कि क्या क्या ध्यान रखना जरूरी है, क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए। उस वर्कशॉप के बाद से काफी असर पड़ गया, और उसी समय हमने एक स्टैंड ले लिया कि पूरे दृष्टि संगठन में केवल वॉशरूम का इलाका छोड़ के बाकी सारे इलाके सीसीटीवी कवर्ड है। मतलब मेरा अपना केबिन जो है उसमें 3 कैमरे लगे हुए हैं हर एंगल से, कि और ऐसे एंगल पे लगा रखे हैं कोई आए तो उसको पहले देखे कैमरा लगा हुआ है, ताकि कोई भी इस उम्मीद में ही क्यों हो कि कोई ऐसा स्पेस है जहां पर उन्हें नहीं देखा जा रहा है, बात ही खत्म। उसके बाद से कंप्लेंट कोई आती नहीं है, जब पता है कि हर एरिया सीसीटीवी कवर्ड है और उसकी फुटेज कम से कम 2 महीने तक रहनी है, और कंप्लेंट को 2 महीने बाद करे तो कंप्लेंट वैसे ही शक के दायरे में आ जाती है। कंप्लेंट तो आमतौर पर एक निश्चित अवधि में ही होती है, कोई क्या 7 साल पहले ऐसा हुआ था तो भरोसा कम जमता है इस बात पे। तो उससे क्या होता है कि किसी भी संगठन में माहौल ठीक हो जाता है। बस सीसीटीवी जो है ना, उसका एक कंपनी है, उसका नाम है ऊपर वाला, उसका विज्ञापन क्या है, ऊपर वाला देख रहा है, क्या नाम सोचा है, देखिए ऊपर वाला सब देख रहा है,
ध्यान रखना। तो गुण में ये सब है, दोष में क्या है, इससे दोष क्या होगा? अगर आपने लीगल एक्शन लिया, इससे दोष क्या है? पहला तो नुकसान वही है कि कंपनी के वित्तीय हित को नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति सच में बदतमीज था, इसलिए कंप्लेंट्स कमेटी के बाद जो एक्शन होगा वो उसके खिलाफ होगा, सीधी सी बात है। तो वित्तीय नुकसान की संभावना है इसमें, क्योंकि ऐसी स्थिति के बाद वो व्यक्ति शायद खुद भी कंपनी में टिकना ना चाहे और इस्तीफा ही दे दे, कहे कि अच्छा मेरे खिलाफ कंप्लेंट कमेटी बिठाओगे, देख लेते हैं। हमने भी अगली बार से कोशिश की कि ऐसा नहीं करेंगे, एक ही केस हो रहा है, कोई मतलब साइकोपैथ टाइप का व्यक्ति था, होता नहीं किसी के पीछे पड़ जाना बिना बात के, सामने वाला बात भी करने के मूड में नहीं है। और सबसे रोचक बात, जो पीछे पड़ा है भाई साहब शादीशुदा भी हैं, बच्चा भी है, उसके बाद भी किसी के पीछे पड़े हुए हैं, और सामने वाले ने कह भी दिया, और पीछे पड़ने का आधार क्या बता रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अलाउड है, आधार ये बता रहे हैं। तो उस महिला कर्मी ने उसको स्पष्ट रूप से कह दिया कि आप ऐसी अपेक्षा ना करें, ऑफिस में हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, उतनी ही हमारी आपस में सहमति होनी चाहिए। माने नहीं, मैसेज पे मैसेज। तो फिर केस आया, तो हमें लगा कि इस बार तो लंबे प्रोसेस से पहले छोटा प्रोसेस करके देख लेते हैं। तो मैंने तो नहीं, लेकिन जो मैनेजमेंट के सीनियर व्यक्ति हैं जो इसको डील करते हैं इनिशियली, उन्होंने उसको बुलाया, सीधे मैसेज का प्रिंट आउट सामने कर दिया कि भाई ये तुम्हारे मैसेज आए हैं, कंप्लेंट लिखित आने वाली आधे घंटे में, और उसके बाद बैठेगी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, प्रमाण सारे हैं, और इस मामले में संगठन बहुत क्रूर है, ध्यान रखना इस मामले में। फैसला होगा, एक नजीर बनने वाली है तुम्हारे नाम से, और उसके बाद पुलिस केस करने का अधिकार भी है लड़की के पास, उसके प्रमाण भी काफी है। दो ही रास्ते हैं, या तो आधे घंटे के अंदर वो लड़की आके बोल दे कि मैं शिकायत नहीं करना चाह रही, एक बार माफ कर दीजिए, और नहीं तो शिकायत होकर रहेगी आधे घंटे में। तो वो भागा गया, पैर पकड़ लिया, माफ कर, तुम्हें माफ कर दो, आगे से मैं ऐसे नहीं करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा। वो लड़की नाराज थी, उसने कहा नहीं माफ नहीं करूंगी, आपने जो बदतमीजी की माफ नहीं करूंगी। आधा घंटा होते होते इस्तीफा ही आ गया, बात ही खत्म हो गई। उस पुरुष को इस्तीफा देना पड़ा, उसने कहा कि एक ही शर्त पर माफ करूंगी, इस्तीफा दो, भागो यहाँ से, क्योंकि इतनी सीरीज ऑफ मैसेजेस थे, बदतमीजी इतनी थी, उससे इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि उसको पता था कि अगर फंस गया तो किसी भी कंपनी में काम नहीं मिलेगा उसके बाद। हमने बहुत कोशिश की कि बात छिप जाए, लेकिन छिपता क्या है आज के जमाने में, कोई बात नहीं करता, पता सबको है। सब आपस में बात करते, बताना मत किसी को, बहुत खुफिया बात बता रहा हूँ, बताना मत किसी को, सबको पता चल जाता है, पता नहीं कैसे पता लगता है। मैनेजमेंट की दुनिया में इसको बोलते हैं ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, अफवाह तंत्र। एक तो अपवाह तंत्र होता है भूगोल में, एक संगठन में होता है अफवाह तंत्र, और कई संगठन सूचनाओं को फैलाने के लिए खुद इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसी कोई बात फैलानी है, पता है कि नारद मुनि कौन से हैं संगठन में, उनको बुलाया, बात करते करते एक पासिंग रेफरेंस में एक बात बोल दी, जैसे उससे बात करें, किसी का फोन मंगवा लिया, उस समय फोन नहीं है, ऐसे उठा लिया, अच्छा हाँ ये वो केस कर देंगे, देख लेंगे, ठीक है, और आप ठीक है, सब बढ़िया, ठीक है जाइए, हो गया काम। शाम तक खबर हर जगह फैल गई, जंगल में आग की तरह से, क्योंकि नारद मुनि को बुलाया हुआ था, उसी समय बुलाया था। ठीक है, ग्रेप वाइन अंगूर की शराब, GRAPEWINE, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, ये उसका नाम है। ठीक है, चलिए तीसरे विकल्प में हो गया वित्तीय नुकसान की संभावना, बाकी कुछ खास इसमें दिक्कत नहीं है। ये तो दूसरा ये भी होता है, मतलब मैंने जब देखा एक केस हुआ, उसके बाद मैंने पाया कि जो पुरुष बॉसेज हैं हमारी कंपनी में, जैसे 35 डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें से हाँ मतलब संयोग की बात है, अब क्योंकि मैं एक संगठन चला भी रहा हूँ तो इन सब चीजों का अनुभव भी हो जाता है। मैंने पाया कि उसके बाद एक तो फायदा ये हुआ कि महिला कर्मियों का सम्मान बहुत बढ़ गया उसके बाद से, लेकिन एक नुकसान भी हुआ। नुकसान ये हुआ कि पुरुष HODs ने मुझसे निवेदन करना शुरू किया कि हमारे विभाग में कोई महिला मत भेजिए, सारे पुरुष भेजिए हमारे यहाँ। उनको ये भय होने लगा कल को कोई शिकायत हो जाएगी, और मान लो कोई झूठी शिकायत करवा दे, तब मैं कैसे मैनेज करूंगा। ऐसा तो होता है, कोई इनोसेंट व्यक्ति, उसको भय तो होता ही है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। ये जो भय का माहौल है, ये भी चिंता की बात है ना किसी भी संगठन में। तो आप कह सकते हैं भय का माहौल एक दूसरा पक्ष में हो सकता है। इस विकल्प से महिलाएं निर्भय हो जाएंगी, पुरुष भयभीत की गवाही देंगे तो नुकसान होगा, ये हो सकता है। ठीक बात है, कुल मिला के भय का माहौल, यानी जो सहजता होनी चाहिए वो सहजता मिस करेंगे, उसके बाद फिर लोग थोड़ा डर के बात करेंगे। बड़ी रोचक स्थितियां बन जाती है इसमें। कभी आप ऑफिस की दुनिया में जाएंगे तो देखिएगा। उसके बाद से एक प्रयोग हमारे ये भी हुआ, किसी भी ऑफिस का कोई भी कमरा पूरा बंद नहीं होता है, एक हाथ छोड़ के सब ऑफिस HOD दरवाजा खोल के रखते हैं, बंद ही नहीं करते, जबकि अंदर कैमरा भी लगा हुआ उसके बाद भी नहीं बंद करते।
और एक प्रयोग ये भी किया सबने मिलकर, मैंने सबसे कहा कि आप लोग खुद सुझाव दीजिए क्या करना चाहिए, माहौल अच्छा रहना चाहिए। जितने हेड हैं उन सबके केबिन की दीवार शीशे की है, एक पूरी दीवार शीशे की है, जिससे पर्दा नहीं लगता है, ओपन रहता है, मतलब इतना है कि देखा जा सकता है, इतना पारभासी जिसको बोलते हैं ना, उस तरह का रहता है। तो ये अपने आप में एक पर्याप्त कारण होता है कि व्यक्ति का बिहेवियर ठीक रहे। चलो भाई विकल्प 4 पर आ जाओ। विकल्प 4, अनौपचारिक प्रयास करूं कि कंपनी के हित और शिकायतकर्ता के अधिकार दोनों सुरक्षित रहें। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा विकल्प 4 समझाना पड़ेगा, एक वाक्य में समझा दीजिएगा, उसके बाद देखिए इसमें इसके गुण क्या हैं और दोष क्या हैं। अनौपचारिक प्रयास का मतलब ये हुआ कि आप उन दोनों को साथ बैठाएं, या अपने साथ नहीं, कंपनी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उन दोनों को ठीक से जानता है और समझदार व्यक्ति है, उसको कहें कि वो दोनों के साथ बैठे बात करे और समाधान निकाले, और समाधान गरिमापूर्ण समाधान हो। जैसे वो पुरुष एडमिट करे कि मुझसे गलती हुई है, गारंटी दे कि भविष्य में ऐसा नहीं करूंगा। अगर महिला को उससे भरोसा हो जाए तो महिला उसको माफ कर दे और लिखित आश्वासन उससे ले लिया जाए, ये सब हो जाए। तो अगर ऐसा विकल्प चुनेंगे तो फायदा क्या है? फायदा यह है कि बैलेंस मेंटेन रहेगा, वित्तीय हित भी रहेंगे और सुरक्षा भी रहेगी। तो पहला फायदा यह है कि वित्तीय हित स्थिर रहेंगे। दूसरा, कर्मचारी भी सुरक्षित महसूस करेंगे। तो विन विन सिचुएशन हो गई ना, कि कोई नुकसान ही नहीं हुआ, आपने दोनों चीजों को बीच से मैनेज कर लिया। ठीक, इसका क्या और भी कुछ फायदा है? वो तो ये दोनों फायदे होंगे। कंपनी की साख बची रहेगी, बनेगी तो क्या बची रहेगी, साख बची रहेगी। अरे साख वाक्य ना बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए, बहुत चिंता करने से मामला बिगड़ जाता है। अगर आपको ये पता हो, तो कभी जीवन में ऐसा हो जाए, मान लीजिए कि आपने कुछ गलत नहीं किया और कोई जबरदस्ती पीछे पड़ गया शिकायत लेके कि मैं तो आपके खिलाफ ये कंप्लेंट कर दूंगा, ये कर दूंगी, जितना डरेंगे ना उतना सामने वाले डरेंगे। एक समय के बाद उस मूड में आ जाना चाहिए, फिदाइन वाले मूड में, जो करना है कर ले जा। अगर आपको पता है कि आप ठीक है, तो अगर आप गलत हैं फिर तो गलत है, अगर आप ठीक हैं, आपने गलती नहीं की है और आप स्पष्ट हैं एकदम, और तब कोई अनावश्यक दबाव बनाए तो बहुत दबाव नहीं आना चाहिए, तब उसी मूड में रहना, फिदाइन वाले मूड में कि जा, जो बिगाड़ना बिगाड़ ले जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले, जा बिगाड़ ले, कर दे शिकायत। लोग क्या बातें करेंगे तुम्हारे बारे में, तुम्हारी शिकायत होगी, सब लोग आपस में बातें करेंगे, अरे करने दो ना यार, हमारे बारे में तो बात करेंगे, करने दो, जाओ। ये तेवर जरूरी है जीवन में, अगर ये तेवर खत्म हो गया ना तो लोग खत्म कर देंगे आपको। इसलिए एक सिंपल फार्मूला वही है, एक समय के बाद लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी मैं सोचूंगा लोग क्या सोचेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें से कई लोग इतना पब्लिक प्रेशर में रहते हैं कि जहां किसी एक व्यक्ति ने कुछ खराब बोल दिया, फिर 4 दिन सो नहीं पाते हैं, टप टप आंसू गिर रहे हैं, हाय उसने ऐसा कैसे बोल दिया, हाय उसको शर्म नहीं आई, हाय ऐसा कैसे बोल, अरे भाड़ में जाएगा, तो बात तो बोल दिया, हम ही बोलेंगे उसके बारे में, ऐसा क्या है। तो अगर आप बहुत दबाव में, सबमिसिव पर्सनैलिटी की पहचान है, सबमिसिव नहीं होना है, असर्टिव होना है। तो एक समय के बाद कोई कुछ भी आरोप लगाए, अगर आप सही हैं तो हु केयर्स पर भाव से रहिए कि हम तो भाव देते ही नहीं, बात खत्म, समझ गए, बस ऐसे रहना है। तो दोष बताइए, इस प्रक्रिया में दोष क्या है? इस प्रक्रिया में एक दोष ये है कि अपराधियों को बढ़ावा मिल जाता है, उनको लगता है कि एक गलती कर लो, पहली गलती माफ हो जाती है, और इसलिए एक गलती करने की छूट है, तो दोषियों को बढ़ावा। जैसे एक नजीर बन जाती है कि एक गलती माफ होती है, तो सब लोग कहेंगे हमने तो की नहीं कोई गलती, चलो आज ही कुछ करते हैं, उसके बाद एक बार माफी मिल जाती है, तो ये नजीर अपने बड़ी खराब बन जाती है। और क्या नुकसान हो सकता है इसमें? कोड ऑफ कंडक्ट उल्लंघन तो कह सकते हैं, और आप कह सकते हैं इसमें नहीं, बेशक गाइडलाइंस के तहत ये तो है ही कि अगर दोनों पक्षों की सहमति हो गई फिर गाइडलाइंस काम नहीं आती, फिर तो मामला खत्म हो जाता है। दूसरा पक्ष आप कह सकते हैं अपर्याप्त न्याय, कि न्याय तो हुआ लेकिन पर्याप्त न्याय नहीं हुआ, ठीक से नहीं हुआ न्याय, क्योंकि उस महिला को भी नौकरी बचानी थी, दबाव उसके ऊपर भी था, तो दबाव में व्यक्ति थोड़ा कम में समझौता कर भी लेता है, तो इस दबाव का इस्तेमाल तो हो ही गया होगा। ठीक है, अब केस स्टडी में क्या करना है, सबसे पहले लिखना है उपलब्ध विकल्प, उसके बाद ये कर देना है, इससे करीब 2 पेज आपके भरी जाएंगे, ऐसे डिजाइन बना के। अंत में एक हेडिंग बनाना है, प्रश्न में क्या लिखा है अंत में, जिस विकल्प आप चुनते हैं उसे चुनने के कारण, मैं क्या विकल्प चुनूंगा,
या चुनूंगी? ऐसे मैं क्या विकल्प चुनूंगा, चाहे तो साथ में लिखिए और क्यों। एक कारण भी पूछा है ना कि वही विकल्प क्यों चुनेंगे आप, ऐसे और क्यों, ये हेडिंग बनाइए। इसमें आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं। और मैं जो कहना चाह रहा हूं कि आप इनमें से किसी एक को ही चुने, ऐसा नहीं, आप इनकी मिक्सिंग भी कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा विकल्प इसमें क्या होगा कि जैसे अब वो बताना जो आप बता रहे थे कि मैं ये करूंगा, पहले ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, यानी कि आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। पहले है कि कौन कौन से कोर्सेज ऑफ एक्शन उपलब्ध हैं, फिर आपने कौन सा चुना, उसमें क्या आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा, अब उसकी बात करनी है। तो पहले आप कह सकते हैं कि जो मेरा विकल्प होगा उस विकल्प के कई चरण होंगे, विभिन्न चरण होंगे। फिर नंबर 1 से शुरू कीजिए। सबसे पहला स्टेप क्या लेना, महिला का इस्तीफा स्वीकार करना है, खारिज कर देना है। इस्तीफा स्वीकार नहीं करूंगा, इस्तीफा स्वीकार नहीं। फिर आप उस महिला को बुलाएंगे, उससे बातचीत करेंगे, तो महिला से बातचीत। और इसमें ना ऑप्शन उस महिला को देने हैं, दोनों से भी करेंगे, पहले महिला से कर लो, जरूरी दोनों को साथ ही बुलाना पहली बार में। पहले पीड़ित पक्ष से अलग से बात करनी चाहिए, उसकी मनस्थिति समझनी चाहिए, मतलब सिंसियरिटी सिवियरिटी ऑफ क्राइम क्या है वो समझना चाहिए। उसके बाद तय करना है कि दूसरे पक्ष को किस मूड में बुलाना है, सहजता से बुलाना है या दबाव बना के बुलाना है, वो सब देखना पड़ेगा ना। तो महिला से बातचीत करके आपको उसको ये समझाना है कि इस्तीफा तो मत दीजिए, उसको बताना है कि आपके पास क्या क्या विकल्प है। इस्तीफे का तो विकल्प है ही नहीं आपके पास। विकल्प एक ये है कि समाधान निकालने, उस व्यक्ति को अनौपचारिक रूप से डांट डपट के उसे माफी मंगवा के, और दूसरा कानूनी प्रक्रिया। तो आप पहले कहें, जैसे डिपार्टमेंट की भीतरी प्रक्रिया होती है ना, प्रशासनिक या सांगठनिक स्तर पर, सांगठनिक प्रक्रिया से आप समाधान चाहती हैं तो वो भी हो सकता है, कानूनी प्रक्रिया से समाधान चाहती हैं तो वो भी हो सकता है। तो उस महिला को बताना कि आपके पास यही ऑप्शंस हैं, अगर आप चाहें। हम मतलब सिंपल तरीका है, कोई शिकायत करे उसको बोले कि देखो 2 ऑप्शंस हैं, आप कंप्लेंट करना चाहें लिखित कंप्लेंट दीजिए, तुरंत कमेटी उठा देते हैं, बात खत्म, सोचना ही नहीं है। पर अगर आप ये चाहें कि उतना बड़ा प्रोसेस नहीं करना है, उससे छोटा उपाय करके देखना है, तो ये ऑप्शन है आपके पास। अब जो ऑप्शन चुनना चाहें चुन लीजिए, संगठन आपके साथ है, हर चीज में आपके साथ है। विकल्प हमेशा उसे दीजिए जो पीड़ित पक्ष है, और जो विकल्प देता है ना वो इतना स्मार्ट होता है कि वो दूसरे व्यक्ति को समझा सकता है कि इनमें से कौन सा विकल्प उसके लिए बेहतर होगा, क्योंकि सामने वाले के पास जीवन में पहला अनुभव है, उसको नहीं पता कि इससे मुझ पर क्या असर आने वाला है। तो ठीक से बताना भी तो होता है ना कि इससे क्या क्या प्रभाव होंगे, अच्छे बुरे, उसे बता दीजिए उसको। नंबर 3, अब कानूनी प्रक्रिया चुननी है तो शुरू कर दीजिए, दिशा गाइडलाइन बात खत्म कर दीजिए, उसके बाद तो कोई सोचना ही नहीं है। और यदि वो महिला कहती है कि नहीं मैं कार्यालय के स्तर पर समाधान चाहती हूं, तब उस केस में उस आरोपी पुरुष से बातचीत कीजिए, और ये बातचीत इस माहौल में होनी चाहिए कि सामने वाले की नानी मर्दा नहीं चाहिए। और नानी मारना बहुत बड़ी बात नहीं होती, अगर आपको ठीक से कानून का पता हो ना, ठीक से दबाव बना के बोलिए, हवा खिसक जाती है सामने वाले की। और ये बातचीत मतलब उस महिला के सामने नहीं, अकेले से पहले है ना, पहले अलग अलग बात करके फिर एक साथ बिठाना चाहिए, और उसको प्यार मोहब्बत धमकी हर चीज का इस्तेमाल करके ये समझा देना कि या तो सुधर जाओ और माफी मांग लो लिखित, और नहीं तो करियर खत्म होने वाला है। तो एक तो माफी और सुधार, यानी कि माफी मांगने कल से फिर कार्यक्रम शुरू कर दिया। कई ऐसे होते हैं, मैं शब्द बोलने वाला था फिर मुझे ठीक नहीं होगा बोलना, कई ऐसे लोग होते हैं कि माफी मांगना मतलब पेशेवर तरीके से माफी मांगते हैं। आप कहेंगे गलती सॉरी, अब क्या सॉरी सॉरी, अंदर से सब ही नहीं आ रहा उसके, लेकिन उसको पता है कि सॉरी बोलने से भी मामला रफा दफा हो जाएगा, कल फिर देख लेंगे इसको। तो ऐसे नहीं, कोई जेन्युइनली माफी मांगने को तैयार हो जाए, भय हो जाना चाहिए, ठीक ठाक भय हो जाना चाहिए। और ये भय कैसे होगा, उसको 2-3 केसेस कोर्ट कीजिए, पता है क्या हुआ था 4 साल पहले उस ऑफिस में, आज तक आदमी परेशान है, इज्जत खत्म हो गई, 2 बार अटेम्प्ट टू सुसाइड कर चुका है, किसी तरह बचा हुआ है, यही हुआ था, अब दूसरा केस आने वाला है, करते हैं कंप्लेंट तुम्हारी, फिर वो आएगा, फिर स्टार परफॉर्मर का स्टारत्व तो खत्म हो जाएगा, फिर वो ठीक से सही सर पे आएगा, और आपसे सर पे रास्ता निकालो ना सर, जान बचाओ ना सर,
और आप तो पहले महिला से बात कर चुके, जान बचानी है अभी उसकी।